वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में अपन ने नाभिकीय गुणों के बारे में पढ़ा और इससे पहले अपन ने पढ़ा था कौन सा नाभिकीय गुण, नाभिक के द्रव्यमान के बारे में। और द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए अपन ने एक एएमयू नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात किया था, परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया था एएमयू के अंदर, और फिर उससे अपन ने क्या एनर्जी ऊर्जा का मान भी निकाला था। कल अपन ने इससे पहले वाली क्लास में द्रव्यमान पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे नाभिक की त्रिज्या के बारे में। नाभिक की त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे तो नाभिक की त्रिज्या का पता लगाने के लिए सबसे पहले अपना रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग के आधार पर नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया गया। रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था उसके आधार पर नाभिक की त्रिज्या का पता लगाया गया। कैसे लगाया गया? रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार नाभिक का समस्त धनावेश या नाभिक का नहीं, अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश वह द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है बच्चों? उसके केंद्र में। वह द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। और इस केंद्र को क्या कहते हैं? इसको नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है और इस केंद्र को क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक कहते हैं। केंद्र को ही क्या कहते हैं अपन? नाभिक। तो जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर सर्वप्रथम क्या किया गया? नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया गया। नाभिक की त्रिज्या का आकलन सर्वप्रथम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर किया गया। कैसे किया गया? इसका पता लगाया गया। मैं आपको इसका पूरा समझाऊंगा अभी। पहले मैं बता देता हूं कि किसके आधार पर पता लगाया नाभिक की त्रिज्या का। सबसे पहले अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो कि रदरफोर्ड ने किया था। इस रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर नाभिक की त्रिज्या का अनुमान लगाया गया या पता लगाया गया। इसके बाद और भी कई प्रयोग हुए, उनसे ये रदरफोर्ड प्रयोग के द्वारा जो त्रिज्या का मान निकाला गया वो सत्य सिद्ध हुआ। अब इसके आधार पर पता कैसे लगाया? जैसे कि रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चों, सबसे पहले सोने की पतली पन्नी पर या किसी धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का क्या किया? बौछार करवाई। अल्फा कणों की बौछार करवाने के बाद उसमें देखा कि अल्फा कण क्या होते हैं। कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अल्प कोण पर, लघु कोण पर क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं, और कुछ अल्फा कण बृहद कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। और उस प्रकीर्णन का जो कारण बताया रदरफोर्ड ने बच्चों, वो कारण क्या बताया? रदरफोर्ड ने बताया कि इस प्रकीर्णन का कारण है कि जो परमाणु का धनावेश है वो समस्त धनावेश कहाँ है? इसके नाभिक में या इसके केंद्र में स्थित है। क्योंकि जहाँ से सर्वाधिक बृहद कोण पर प्रकीर्णन होता है वो स्थिति होती है परमाणु का केंद्र। यानी केंद्र से सबसे ज्यादा परमाणुओं का क्या हो रहा, अल्फा कणों का क्या हो रहा है? प्रकीर्णन हो रहा है। रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था उस प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर उसने इसी तथ्य से नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया कि जो समस्त धनावेश है वो कहाँ केंद्रित है? इसके नाभिक में केंद्रित है। तो जब समस्त धनावेश नाभिक में केंद्रित है तो सर्वाधिक जो प्रकीर्णन बृहद कोण पर जो प्रकीर्णन हो रहा है अल्फा कणों का वो कहाँ से हो रहा है? नाभिक से हो रहा है, केंद्र से ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका कारण उसने क्या माना कि धनावेश इधर केंद्र में स्थित है इसके, और उधर से जो अल्फा कण इस पर आपतित हो रहे हैं वो भी कैसे हैं? धनावेशित कण। तो धनावेश के मध्य प्रतिकर्षी अभिक्रियाएं होती हैं, यानी प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उस प्रतिकर्षण बल के कारण ही सबसे ज्यादा बृहद कोण पर जो प्रकीर्णन होता है वो किससे होता है? परमाणु के केंद्र भाग से होता है। इस आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिक की त्रिज्या
का मान ज्ञात किया और वो लगभग 10 की घात -14 मीटर या 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -15 मीटर की रेंज का आता है। यानी रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर नाभिक की त्रिज्या का मान फर्मी स्तर का होता है। किस स्तर का होता है? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग के आधार पर नाभिक की त्रिज्या का मान किस लेवल का होता है? फर्मी स्तर का। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर स्तर का होता है। सबसे पहले ये नाभिक की त्रिज्या के बारे में बताया था रदरफोर्ड ने। इसके बाद रदरफोर्ड के बाद कई अन्य प्रयोग भी हुए और उन प्रयोगों के आधार पर भी नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया गया। ये अन्य प्रयोग कौन कौन से देखिए। रदरफोर्ड के अलावा कुछ अन्य प्रयोग या अन्य प्रयोगों के द्वारा भी त्रिज्या का अनुमान या मान लगाया गया या मान ज्ञात किया गया। और वो कुछ अन्य जो प्रयोग थे वो प्रयोग थे, सबसे पहला प्रयोग था बच्चों अल्फा रेडियोधर्मी नाभिकों के अल्फा रेडियोधर्मी नाभिकों के अल्फा 6 के छयांक लैम्ब्डा के आधार पर या जो छयांक लैम्ब्डा था इसके मान को ज्ञात करने के आधार पर भी नाभिक की त्रिज्या का अनुमान लगाया गया। यानी अल्फा रेडियोधर्मी नाभिकों के अल्फा 6 के छयांक लैम्ब्डा के ज्ञान के आधार पर क्या पता लगाया गया? नाभिक की त्रिज्या का पता लगाया गया। इसके अलावा दूसरा प्रयोग किया गया था। दूसरा प्रयोग सामी अनुभाविक सूत्र, सामी अनुभाविक सूत्र के विश्लेषण से, सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूले के एनालिसिस से भी नाभिक की त्रिज्या का अनुमान लगाया गया। इसके बाद एक और प्रयोग किया गया था और वो प्रयोग किया गया था तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के प्रकीर्णन द्वारा, और इसके अलावा फोर्थ किया गया था तीव्र इलेक्ट्रॉनों या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णन द्वारा। इन सभी प्रयोगों के द्वारा बच्चों क्या लगाया गया? किसका अनुमान लगाया गया? नाभिक की त्रिज्या का अनुमान लगाया गया। अब अपन सबसे पहले रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड के प्रयोग द्वारा नाभिक की त्रिज्या। देखिए बच्चों, रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उस रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसने क्या करवाया था बच्चों? रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया? सोने या किसी उच्च घनत्व वाली धातु जैसे सोने की पतली पन्नी पर क्या करवाया? अल्फा कणों की बौछार करवाई। और उस अल्फा कणों की बौछार से इसको पता लगा, प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि जो आपतित अल्फा कण है वो अल्फा कण कुछ तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ क्या होते हैं बच्चों लघु कोण से विचलित हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं बृहद कोण से प्रकीर्णित होते हैं। इसके आधार पर इसने बताया कि जो परमाणु का समस्त धनावेश है वो आवेश तथा इसका समस्त द्रव्यमान वो कहाँ निहित है? वो निहित है इसके नाभिक में। और इस नाभिक की त्रिज्या
नाभिक की त्रिज्या का मान इसने इसी प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया। इसका जो प्रयोग था इसमें इसने सबसे पहले रदरफोर्ड ने माना, क्या माना? रदरफोर्ड के अनुसार क्या होता है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश कहाँ होता है? इसके केंद्र में या नाभिक में स्थित होता है, तथा नाभिक का आकार कैसा होता है? रदरफोर्ड के अनुसार बिंदु या डॉट आकृति का होता है। और इस बिंदु या डॉट आकृति का जो नाभिक था, क्योंकि बिंदु या डॉट आकृति का जो नाभिक है या जहां समस्त धनावेश है, समस्त इसका द्रव्यमान है, वहीं से अल्फा कणों का क्या होता है? बृहद कोण पर प्रकीर्णन होता है। तो इसका फिर इसने क्या ज्ञात किया? इसकी त्रिज्या ज्ञात की, और इसकी त्रिज्या ज्ञात की, और उस त्रिज्या का मान कितना निकला बच्चों? इस त्रिज्या का मान निकला लगभग 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। इसके लिए इसने क्या किया? सबसे पहले जैसे मैं बताऊं, कोई अल्फा कण, ये अल्फा कण है, माना इसका द्रव्यमान माना स्मॉल m, और ये b वेग से किसकी ओर आपतित हो रहा है? ये आपतित हो रहा है बच्चों नाभिक की ओर। ये नाभिक है और ये यहां से इसकी ओर अग्रसर हो रहा है। अल्फा कण नाभिक की ओर अग्रसर। इस तरह से देखिए बच्चों, माना ये जो नाभिक है, इस नाभिक, ये नाभिक है वो अल्फा कण, इस नाभिक का द्रव्यमान मान लिया मैंने कैपिटल M, और इसका आवेश कितना है बच्चों? माना इसका आवेश है Ze। यदि परमाणु क्रमांक Z है तो इसका आवेश किसके बराबर हो जाएगा? धनात्मक या प्लस Ze के बराबर इसका क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। अल्फा कण नाभिक की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इस स्थिति में देखिए क्या होगा, ये जब अल्फा कण नाभिक की ओर जाएगा तो कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल जाते हैं प्रयोग के द्वारा, कुछ लघु कोण पर होते हैं, और जो क्या होता है एग्जैक्टली जो अल्फा कण नाभिक की ओर जाता है, सीधा एग्जैक्टली नाभिक की सीध में होता है, वो क्या होगा बच्चों? देखना, ये इधर से इसकी ओर जाएगा, क्योंकि मैंने बौछार करवाई है, टक्कर करा रहा हूं, इधर से इसको गतिज ऊर्जा दे रहा हूं, तो ये गतिज ऊर्जा के द्वारा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी ओर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर भी धनावेश है, तो इस धनावेश के कारण क्या होगा? ये प्रतिकर्षी होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और उस प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होगा बच्चों? एक बिंदु धीरे, सबसे पहले इसकी गतिज ऊर्जा से जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे नाभिक की ओर बढ़ता जाएगा, उस स्थिति में क्या होगा? इसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाएगी, और एक बिंदु ऐसा आएगा जिस बिंदु से क्या होगा बच्चों? ये नाभिक 180 डिग्री एंगल पर, यानी 180 डिग्री कोण पर क्या हो जाएगा? वापस प्रकीर्णित हो जाएगा, वापस उसी दिशा में लौट आएगा, 180 डिग्री पर आ जाएगा। यानी इस स्थिति में क्या होगा बच्चों? ये अल्फा कण का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहाँ पर जिस बिंदु से वापस लौट रहा है, वहां पर इसकी समस्त जो गतिज ऊर्जा थी, वो गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई है? वो गतिज ऊर्जा, समस्त गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। अब जिस बिंदु से ये कण, यानी एक क्षण मात्र के लिए ये जो अपन ने अल्फा कण इस पर आपतित करा है, ये अल्फा कण कैसी स्थिर अवस्था में आएगा, यानी कंप्लीट जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस स्थिति के लिए ये क्या होगा? स्थिर अवस्था में आएगा, और स्थिर अवस्था में आने के बाद वापस क्या होगा? ये फिर लौट आएगा। तो यहाँ कंप्लीट स्थितिज ऊर्जा क्या गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो जहाँ से ये कण वापस लौटता है, जहाँ से ये कण वापस लौटता है, वो दूरी क्या कहलाएगी? इसकी कहलाएगी निकटतम पहुंच दूरी, या इसको उपगमन दूरी भी
कहते हैं। और इस निकटतम पहुंच दूरी का मान क्या माना रदरफोर्ड ने कि ये त्रिज्या के बराबर होता है। जहां से जैसे ये अल्फा कण है और ये अपना कोई परमाणु है, इसके नाभिक की ओर आ रहा है, तो माना कि ये यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ तक आया, ये गतिज ऊर्जा से आया, इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई, स्थितिज ऊर्जा में। क्षण मात्र के लिए स्थिर हुआ, फिर ये वापस लौट गया, क्षण मात्र के लिए स्थिर होकर वापस लौट गया। तो इस स्थिति में जब स्थिर हुआ तो कंप्लीट गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई थी, इसकी स्थितिज ऊर्जा में। तो जहां से ये वापस लौट रहा है, स्थिर हो रहा है, या गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, वो क्या है बच्चों, वो दूरी क्या कहलाएगी, इसकी निकटतम पहुंच दूरी कहलाएगी। अल्फा कण की निकटतम पहुंच दूरी, ये इसको उपगमन दूरी भी कहते हैं। इसको अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे ये अल्फा कण है, इसका वही द्रव्यमान स्मॉल m, और वेग अपन ने क्या माना था, इसका मान वेग माना था अपन ने v। इसके बाद ये अल्फा कण जैसे यहाँ से चला और ये स्थिति ले ली मैंने, ये यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से चल के ये इस तरह से यहाँ तक पहुँच गया, और इसके बाद इसकी गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो गई बच्चों, वापस हो गई ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित। तो ये जो दूरी है नाभिक से, वह दूरी किसकी, अल्फा कण की वह दूरी जहां अल्फा कण की समस्त गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाए, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। समस्त गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित हो जाए स्थितिज ऊर्जा में। यह दूरी क्या कहलाएगी बच्चों, यह कहलाएगी निकटतम पहुंच दूरी। कौन सी, निकटतम पहुंच दूरी। यह इसको उपगमन दूरी भी कहते हैं, उपगमन दूरी भी कहते हैं। माना ये निकटतम पहुंच दूरी या उपगमन दूरी अपन ने d0 मान ली, तो जो त्रिज्या का मान है वो क्या होगा, हमेशा इस d0 के बराबर या इससे कम होगा। इससे ज़्यादा त्रिज्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यदि त्रिज्या इससे ज़्यादा होती तो फिर उस स्थिति में जो अल्फा कण है ये नाभिक के अंदर प्रवेश तो कर नहीं सकता। जो प्रतिकर्षण बल है वो जैसे इसके एकदम स्पर्श वाली स्थिति होगी वहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो तुरंत वहाँ से क्या वापस लौट आएगा। तो यदि प्रतिकर्षण बल का मान आप देखना कम या बराबर क्यों होगी वो समझा रहा हूँ मैं। क्योंकि यदि जैसे ये मैं नाभिक मानूं तो यहाँ तक ये पहुँच गया, एकदम स्पर्श की स्थिति में आ गया, तो इस स्थिति में तो ये त्रिज्या इस उपगमन दूरी के बराबर होगी। लेकिन प्रतिकर्षण बल पहले ही थोड़ी दूरी रह गई थी तभी प्रभावी हो गया और वहीं से उसने लौटा दिया, तो ये उपगमन दूरी अधिक होगी, त्रिज्या का मान इससे कम होगा। तो इस आधार पर रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर, या ये जो मैंने आपको समझाया है, इस आधार पर निष्कर्ष निकला कि त्रिज्या क्या होगी बच्चों, हमेशा कम होगी या बराबर होगी किसके, निकटतम पहुंच दूरी या उपगमन दूरी के, उपगमन दूरी के कम होगी। यानी r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू d0। ये इसके आधार पर रिजल्ट निकलेगा। ये किसके आधार पर, रदरफोर्ड के प्रयोग द्वारा नाभिक की त्रिज्या का मान निकटतम पहुंच दूरी या उपगमन दूरी के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा या उससे क्या होगा, ये कम होगा। अब निकटतम पहुंच दूरी या जो उपगमन दूरी है, इसके लिए मैंने आपको समझाई दिया, अल्फा कण इसकी ओर अपन करते हैं अग्रसित। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब अल्फा कण यहाँ से आता है तो इसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती जाती है किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये नाभिक की ओर आता है, नाभिक के नज़दीक आता है, तो उस स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है जहां समस्त गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उस स्थिति में ये क्षण मात्र के लिए अल्फा कण स्थिर हो जाता है। उस स्थिति में इसकी जो दूरी है नाभिक से, वो दूरी क्या कहलाएगी, निकटतम पहुंच दूरी कहलाती है या उपगमन दूरी
कहलाती है। और इस निकटतम पहुंच दूरी या उपगमन दूरी से हमेशा नाभिक की त्रिज्या का मान क्या होगा, लेस देन होगा और इक्वल टू होगा। इसके बाद इसके आधार पर अपन मान रहे हैं, माना कि नाभिक का आवेश ZE है और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है बच्चों, 2E के बराबर। धनावेश ही होता है दोनों पर, ZE के बराबर होता है, इस पर प्लस 2E और इस पर प्लस ZE। तो इस स्थिति में देखना, जहां ये निकटतम पहुंच की दूरी आ रही है या उपगमन दूरी आ रही है, यहां या मैं बोलूं जिस बिंदु पर समस्त गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उस बिंदु की नाभिक से दूरी क्या कहलाएगी, निकटतम पहुंच दूरी या उपगमन दूरी कहलाती है। अब बच्चों देखना, यहां पर ये आवेश इसका प्लस ZE है, अल्फा कण का आवेश मैंने क्या माना था, 2E माना था। तो इनके मध्य क्या होगी बच्चों, इनकी गतिज ऊर्जा का मान निकालेंगे अपन। इसका अपन ने गतिज ऊर्जा क्या होगी, mb, इसका द्रव्यमान m माना और वेग भी माना है तो हाफ mv²। और इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी K(Q1Q2)/R। तो K(Q1Q2)/R, यानी इस बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा थी वो समस्त किस में परिवर्तित हो गई, स्थितिज ऊर्जा में। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएंगी बच्चों, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इस स्थिति के लिए अपन क्या करेंगे, इस स्थिति पर जो अल्फा कण है एक क्षण मात्र के लिए रुकेगा और उसके बाद क्षण मात्र के लिए स्थिर होगा और वापस 180 डिग्री कोण पर क्या हो जाएगा, विचलित होकर पुनः अपने मार्ग से प्रकीर्णित हो जाएगा। इसमें अब अपन निकाल लेंगे इन दोनों की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए अपन मान लें सबसे पहले कि निकटतम पहुंच की दूरी माना कितनी है बच्चों, d0 है और अल्फा कण पर आवेश कितना है, 2E है। अल्फा कण पर आवेश 2E है और निकटतम पहुंच की दूरी कितनी है बच्चों, d0 है। तो इस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा है, देखना, यानी जहां स्थिर हो रहा है ये कण, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, वहां इसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। यही है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो गई, स्थितिज ऊर्जा के बराबर, या स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो गई। तो इस स्थिति में अपन लें तो E बराबर गतिज ऊर्जा, अपन ने अल्फा कण का जो द्रव्यमान माना है m माना है तो हाफ mv² होगी या नहीं, क्योंकि वेग माना है v और गतिज ऊर्जा द्रव्यमान माना है m, तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, Q1 का मान है 2E, Q2 ZE अपॉन R, और R का मान कितना लिया बच्चों यहाँ पर, d0। तो ये गतिज ऊर्जा बराबर क्या कर दी अपन ने, स्थितिज ऊर्जा कर दी। इससे अपन देखेंगे, देखना K का मान अपन जानते हैं 1/4πε0 होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mv² इक्वल टू 1/4πε0 2ZE² अपॉन d0। एक ही बात है, आप जैसे चाहो ऐसे लिख सकते हो। इससे आप क्या निकालेंगे बच्चे, इससे अपन d0 का मान निकालें। तो देखना, ये समीकरण 1 दे दिया, समीकरण 1 से या 2 से किसी से निकाल लो, एक ही बात है। समीकरण 1 से d0 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, d0 इक्वल टू होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी 4kZE² अपॉन mv², 4kZE² अपॉन mv²।
इसके बाद अपन इसमें क्या करें बच्चों, इसको हाफ एम बी स्क्वायर बराबर गतिज ऊर्जा होती है, तो इसको हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या है ई, तो एम बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2E। देखना, चूंकि 1/2 एम बी स्क्वायर बराबर ई, तो एम बी स्क्वायर बराबर 2E ये मान रखें, तो D0 बराबर 4K जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2E, यानी D0 इज इक्वल टू 2K जेड ई स्क्वायर अपॉन E। इस प्रकार से अपन ये निकटतम पहुंच दूरी या उपगमन दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और इसके आधार पर अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसकी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास में अपन त्रिज्या के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।